नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेगा हिंदी, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ये हिंदी का प्रश्न है। तो व्राचड़, सौरसैनी, मागधी या पैसाची। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली तथा कन्नौजी भाषाएं आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मणी से या सिंधु लिपि से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ये फिलहाल ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ब्राह्मणी से। ठीक, सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मणी लिपि में विकसित हुई। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। अब बात करें देवनागरी, भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी आक्षरिक लिपिक है, जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा। रूपक होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा या श्लेष होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो श्लेष है, क्योंकि श्लेष में एक शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं। जैसे सारंग, ले सारंग चली, ले सारंग की ओर ना, तो इसमें देखो 3-4 प्रकार के सारंग का नाम आया, तो सारंग एक ही शब्द बट इनके कई अर्थ छिपे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ श्लेष अलंकार होगा फिलहाल, है ना। जैसे एक और शब्द उदाहरण, जैसे प्रयुक्त इसमें घटा शब्द वाला एक सुना होगा आपने, दूसरा शब्द है, देखो हम दिखा रहे हैं उसका, ये काली घटा का घमंड घटा वाला, इसको देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा जो है, ये तो फिलहाल यमक अलंकार का उदाहरण, क्योंकि घटा शब्द में अलग अलग अर्थ हैं। एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ है कम हो जाना। ठीक, मतलब कहते हैं ना घट गया है, तो वो घटा एक बादलों की घटा छा जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज, दशानन, नवरात्रि या त्रिलोक। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है ना कि तीसरा पद प्रधान होता है, और तो वहाँ पे दशानन का जो दिया हुआ है ये रावण का पर्यायवाची है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा फिलहाल दशानन, बी ऑप्शन। और त्रिलोक में संख्यावाची है, त्रिभुज भी संख्यावाची, तो ये द्विगु समास के उदाहरण, नवरात्र भी संख्यावाची, ये भी द्विगु का है। अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो उनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन है ए दिया, बी बराबर, सी, ऐसे ऐसे सब करके 4 ऑप्शन में से आपको खोजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी ऑप्शन होगा। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अयाज संधि का उदाहरण कौन सा है। उत्योद, तथा प्लस एव, अप प्लस जा, नो प्लस एक। तो 9 + 1 बराबर होता है नाविक, और नाविक जो है अयादी संधि का उदाहरण है। ये ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस संधि के अनुसार ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है, औ और औ का आव हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर किया जाएगा। नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर या ऊपर बाईं ओर। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल नीचे दाहिनी ओर इसके हस्ताक्षर किए जाते हैं अधिकारी के। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, उससे अच्छे तो आप हैं। जब एक दूसरे की तुलना की जाए तो मैंने एक दिन बताया था उसमें कौन सा कारक होगा, तो उसमें अपादान कारक होता है। ठीक, तुलना के रूप में, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती तब भी अपादान होता है। और अगला प्रश्न हमारा, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है। अभूतपूर्व, संदिग्ध, हेतु हेतुभूत, आसन्नभूत। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये होगा संदिग्धभूत, क्योंकि
क्लियर नहीं है कि खाना खा चुका है या नहीं खा चुका है, संभावना संदिग्ध रूप में बनी हुई है ना। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण? मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा था। तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण खोजना है आपको। तो मैंने वहीं सामान रखा होगा, इसका ये है सी ऑप्शन, इसका राइट होगा। ठीक, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण यही है। भूतकाल के वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। वाक्य सरल वाक्य है। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा सी ऑप्शन, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट इधर, प्रश्न हमारा है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या नाम धातु? तो हथियाना में जो है वो फिलहाल होता नाम धातु क्रिया। ठीक, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना इत्यादि ये सब आते हैं नाम धातु में। अगला प्रश्न हमारा, मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा है, क्या है? पद्य वाक्य है, चंपू काव्य या कविता या गद्य काव्य? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये है चंपू वाक्य होता है। ठीक, चंपू वाक्य, चंपू श्रव्य वाक्य का एक भेद है, इसमें पद्य गद्य का मिश्रण होता है। हिंदी में मैथिली शरणगुप्त की रचना जो है यशोधरा के चंपू काव्य माना जाता है। ठीक, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, मतलब जो समूह से जुड़ा हो। स्तवक पुरुष, गमला या गुलाब? तो इसका जो राइट आंसर है स्तवक होता है। स्तवक समूहार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर, राशि आदि। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक, अशुद्ध पूछा है। आयात का निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, अमिश का समिश? तो इसका जो सही जवाब हो अमिश का समिश जो दिया हुआ है ये गलत है। अमिश समिश दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक, इसका विलोम शब्द निरामिष होता है। ठीक, निरामिष मतलब मांस से रहित, जो मांस नहीं खाता हो ना। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृह या निलय? तो इसका जो राइट आंसर है पार्वती, इंद्राणी, भवानी, ये एक सही जवाब है इसका। पार्वती का अन्य हम पर्यायवाची बता दें तो उमा है, शिवा है, अपर्णा है, गिरिजा है, गौरी है। और रीता एवं रिक्त खाली के पर्यायवाची हैं। तिक्त का अर्थ होता है तीता होता। ठीक, और दानव, निशाचर, राक्षस के पर्यायवाची हैं, तथा अम्बक आँख का पर्यायवाची है। मनोरथ, स्पृहा इच्छा के पर्यायवाची हैं, तथा निलय घर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भाववाच्य का होगा। ठीक, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो जाएगी। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, जब ये दोनों ना हो तो भाववाच्य हो जाएगा। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। टुक और टूक, थोड़ा टुकड़ा, थोड़ा कम, थोड़ा अधिक या टुकड़ा टूक? तो इसका जो राइट आंसर है टुक माने थोड़ा और टूक माने टुकड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष होता है, ए ऑप्शन शब्दांश, वाक्यांश, सी है पदांश या पद्यांश? तो प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है शब्दांश होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुष सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका जो सही जवाब है यह है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ, अय, बड़ा या ए? तो
ऐ जो है ये वाला बी ऑप्शन ये अर्धविव्रत है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृत से भी कम उठती है वे अर्धविव्रत हैं, जैसे ऐ और औ। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन है? वा, ता, ए और औ। तो यारा लावा जो होते हैं वो फिलहाल अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, अंतस्थ व्यंजनों को उच्चारण की बात करें तो जीभ, तालु, दांत और होंठों को परस्पर सटाने से होता है। हालांकि इनका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजनों में या तथा वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह या संयुक्त वर्ण? तो ये दोनों तो होते हैं अयोगवाह वर्ण, तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त में होते हैं 4 वर्ण, जैसे वो ऋषि, ज्ञानी और त्रा वगैरह, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। प्रत्युत्पन्नमत शब्द का वाक्यांश होगा, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर उत्पन्न हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमत। इसका राइट आंसर होगा डी फिलहाल है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर अपने गद्यांश से दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं और इससे संबंधित 4 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हमारा गद्यांश दिया हुआ है, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और इन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और उन्हें लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जाती है। मतलब जैसे आप क्या है कि आपके अंदर टेंशन बना हुआ है, कुंठित हैं, किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, तो ये आपकी बीमारी का घर बन रहा है। और आप प्रसन्न चित्त हैं और हमेशा खुश रहते हैं तो आप बीमारी से दूर हैं। इसका सही अर्थ है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है कि आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देकर शुरू कर दें तो दुर्भाग्य और को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई कि बड़ा आ नो भद्र कृतवोयंतु विश्वता, सभी दिशाओं में से नेक विचार मेरी ओर लाएं। ठीक, इसका अर्थ यही होता है। तो अब इससे संबंधित मैंने प्रश्न दिए हुए हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका सही जवाब पढ़ते हैं, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों से दूर रहते हैं। ठीक, जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जब क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोविभाव से लंबे समय तक अपनी तीव्रता हमें प्रभावित करती है। ठीक, और अगला है इसमें डी ऑप्शन, जब हम आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और रचनात्मक भावों में खोए रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, ये सी ऑप्शन जो है इसके लिए प्रयुक्त होगा। अच्छा आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए, निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए और नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए। तो इसमें फिलहाल सभी निगेटिव, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है इधर 1 मिनट 28 नंबर देखते हैं ना।
अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाकर, सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी खिलाने से, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों को। फिलहाल इसका सटीक आंसर यही सुटेबल है, इसी को हम राइट आंसर मानेंगे। ओके, शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? प्रेम, स्नेह, भाईचारा, अशांति, सहानुभूति, कर्तव्यपरायण, संतुष्टि, विश्वास, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, निराशा, भाईचारा, कर्तव्यशीलता, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, इसका राइट आंसर डी है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं, जब हम परिश्रम के साथ चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता, आत्मविश्वास, ऊर्जा को ओतप्रोत होते हैं। इसका राइट आंसर फिलहाल डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो पढ़ते हैं। पलक, कुंची, रमेश, श्याम, तुम, ये तो फिलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब हम पढ़ रहे हैं जीएस के क्वेश्चन। 1 मिनट, 46 नंबर से शुरू होगा जीएस। 4 5 6, यह है हमारा जीएस का प्रश्न। ठीक, तो चरक संहिता से पूछा हुआ है कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित? गणित है, वास्तुकला, चिकित्सा या राजनीति? जो चरक संहिता है फिलहाल वो है चिकित्सा से संबंधित। ठीक, इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक थे। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, कासगंज या कन्नौज, लखनऊ? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, इनकी बात करें तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जो है, एटा कासगंज में ही पड़ता है। काशी रामनगर में पटियाली गांव में हुआ था। ठीक, और ये खड़ी बोली के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। खड़ी बोली का जन्म इन्हीं के द्वारा हुआ है। ठीक, इन्हें उर्दू खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उन सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूल सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 में एनसीईआरटी के अंदर मध्यकालीन भारत अथवा 1253 हरिश्चंद्र वर्मा भाग के अनुसार दिया गया है। ठीक, कंफर्म नहीं है फिलहाल, यही दोनों आंसर हैं इसके। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही इब्न बतूता भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला है। ठीक, रेहला इनकी पुस्तक है इब्न बतूता की। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो भूप्रकृति तथा वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, कार्बन सभी में होता है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहते हैं? दामोदर, हुगली, गोदावरी या सोनरेखा? तो भारत का रूर दामोदर नदी को कहते हैं। ऐसा क्षेत्र अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण इसे रूर, जो जर्मनी में स्थित है, कोयला के लिए उसी से इसकी तुलना की गई है, इसलिए इसे दामोदर नदी को रूर नदी भी कहते हैं। ठीक, जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन के दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और समानुपाती या अप्रत्यक्ष और प्रगामी? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। प्रत्यक्ष और प्रगामी, इसका राइट आंसर बी होगा। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र या परिवार? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों से संकेंद्रित है? 15, 21, 25 या 28? तो मेक इन इंडिया जो है 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2014 को। ठीक, 2014 को मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका लोगो बात करें तो शेर जो है लोगो इसका बना मेक इन इंडिया का।
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्यों में 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मिलकर बनेगी। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं, ठीक। और इसका कार्यकाल सदस्यों को बात करें तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, ठीक। वो एक अस्थायी हो, उसको भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को नहीं। और जैसे यूपी मतलब राज्य में विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 18, 20, 30 या 25। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 है। फिलहाल इसका राइट आंसर 25 है, क्योंकि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन सकता है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति होता है, जो फिलहाल इसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति की। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17 है, 19 है, 15 है, 12 है। तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कला, समाज सेवा, साहित्य और विभिन्न विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, ठीक। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 1 × 10�6 मीटर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है इसका राइट आंसर, अर्थात रेडियो तरंग का वेग यही है। अगला प्रश्न हमारा है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाष्पीकरण, संघनन, अपघटन या गलनांक। तो जो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों को संघित होता है, जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प और संघनन के कारण होता है, ठीक। गलनांक में गलता है, वाष्पीकरण में जैसे वो होता है, वाष्पित हो जाता है बर्फ। अगला प्रश्न गलत मिला, फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन ऐसा ही, अमीटर जैकेरियस जेनसन। और अगला ऑप्शन क्या है, कहाँ गया? अगला ऑप्शन है बैरोमीटर टॉर्सेली और एनिमेशन एमिल कोल। तो अमीटर का आविष्कार फ्रेडरिक ड्रेक्सल ने किया था, ठीक, और ना कि जैकेरियस ने। तो अमीटर कहाँ गया है? अमीटर कहाँ है? अमीटर ये है, जैकरी जेल्सन जो दिया है ये फिलहाल इसका गलत आंसर, ठीक। इसका आविष्कार जो है फ्रेडरिक ट्रेक्सलर, ठीक, ये किए थे। और सभी ऑप्शन सही हैं, बट ये वाला गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट या पायरोफाइलाइट। तो दिए गए ऑप्शन में से हम बता रहे हैं कि पायरोफाइलाइट जो होता है ये गैर धात्विक खनिज होता है, ठीक। यह सिलिकेट खनिज का प्रकार है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और हेमेटाइट लोहे का हिस्सा होता है। भारत में उड़ीसा क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा सर्वाधिक भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2023 में किसने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? राधिका शर्मा, अंजलि शेखावत, राजीव अग्रवाल या डी निवृत्ति राय। तो जुलाई 2023 में जो है इंटेल इंडिया की पूर्व कंट्री हेड निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया, ठीक। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर 2023 से संबंधित प्रश्न है, जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या मालदीव। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण किसने किया है, ठीक। फिलहाल 10 देश करते हैं एक साल में, है ना। तो जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय जो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया है, इस चक्रवात से सर्वाधिक गुजरात और राजस्थान राज्य प्रभावित रहे हैं। अरब सागर से ऊपर बने चक्रवात का जो नामकरण बिपरजॉय है फिलहाल बांग्लादेश ने किया था, और गुलाब चक्रवात आया था जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। अक्टूबर 2023 में 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाए? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या जयपुर।
तो 27-29 अक्टूबर 2023 के मध्य 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन जो हुआ तो दिल्ली के मैदान में हुआ है। इसका मुख्य विषय जो था वैश्विक डिजिटल नवाचार होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की नव उद्गठित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये प्रश्न फिलहाल पूछा गया था अभी इसी UPSSC के एग्जामों में। 878, 1025, 1272 या 1321। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। संसद भवन में कुल 1272 सीटें अर्थात लोकसभा सदस्य हो तो 888 है, ठीक, लोकसभा के 888 हैं तथा राज्यसभा के 384 हैं, ठीक। तो संसद कुल कितनी हाँ, तो इसका टोटल जोड़ के बताना, तो 1272 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? रूस, ब्रिटेन, ब्राज़ील या जापान? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन फिलहाल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक? तो सबसे महंगा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक। सबसे अधिक स्मृति होती है और सबसे तेज चलता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, ICT का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग BEd किए हो तो आपको पता होगा ICT क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्नोलॉजी या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी? तो ICT का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है, ठीक। इसका राइट आंसर होगा फिलहाल ए, नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसका राइट आंसर फिलहाल बी होगा, ऑप्शन बी है इसका राइट, एंड कम्युनिकेशन होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? असेंबली लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एरे और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो ALU का जो पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए, इनको पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इनपुट नहीं है का मतलब आउटपुट है। प्लाटर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, OMR शीट। और अगला है, एक मिनट, रुको रुको रुको, इसको हटाते हैं, अगला पेज लेते हैं। ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, बार कोड रीडर। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल दिए गए विकल्पों में से आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्लाटर जो होता है वो आउटपुट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक। प्लाटर होता क्या है? जो बड़े बड़े बैनर छापता है ना, वो होता है, ठीक। तो प्लाटर जैसे प्रिंटर आउटपुट का काम करता है, वही है सिस्टम का। एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन एक डेटा होता है, ठीक, जिसे अर्थपूर्ण रीति से संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग प्रोसेस, एक एलोकेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी या रेपिटेशन पॉलिसी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूल एक प्रकार की आवंटन पॉलिसी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूल के तहत प्रत्येक प्रक्रिया प्रोसेस को निष्पादित करने हेतु निर्धारित समय प्रदान करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका एक प्रकार की शेड्यूलिंग सिस्टम ए ऑप्शन होगा इसका। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग और एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वेनजिएट? तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कंप्यूटर में। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर अंग्रेजी महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हुई। चार्ल्स बेबेज को है। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या डेसिमल? तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है बाइनरी या द्विआधारी संग्रहित स्टोरेज होता है। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? बस,
स्टार रिंग या मैच। तो जो स्टार होता है टोपोलॉजी केंद्रीय हब प्रदान करती है ये, जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। स्टार नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें सारे नोड्स एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। स्टार नेटवर्क में डिवाइस आमतौर पर हब और यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर जिसे बोलते हैं यूटीपी फुल फॉर्म केबल से कनेक्ट होते हैं ये चीज़। अगला प्रश्न हमारा है, अपने आप को कंप्यूटर हैकर के इंस्टीट्यूशन से बचाने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल, मेलर, मैक्रो, स्क्रिप्ट। तो फायरवॉल जो होता है, आप अगर इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको हैकर हैक नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में, ठीक। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले प्रश्न को क्या कहा जाता है? होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज या बुकमार्क। तो पहले पेज को जो खोला जाता है उसे कहते हैं होम पेज, ठीक। ये अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय डबल सी इनमें से किससे सूचित है? कंप्लीट कॉपी, कॉमन कॉपी, कम्युनिकेशन कॉपी या कार्बन कॉपी। तो ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता पता 3 विकल्प होते हैं, जैसे टू होता है और डबल सी होता है, BCC होता है। जहाँ डबल सी का मतलब है कार्बन कॉपी ये होगा, ठीक। और BCC जो लिखा होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी को निश्चित करता है, ठीक, डिनोट करता है उसको। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के स्वीट का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, विजुअल बेसिक या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो इसका जो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल जो है MS ऑफिस एप्लीकेशन के स्वीट का हिस्सा है। तो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है इसका राइट आंसर है। दस्तावेज प्रिंट करने है तो शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+V या Ctrl+P। तो P से होता है प्रिंट, तो दस्तावेज प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। C से कॉपी होता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नहीं। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहते हैं? या कंप्यूटर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल होगा D ऑप्शन, राइट आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, अब आ गया है यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न। तो इसको देखते हैं। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, आगरा सिटी और ये सब दिया हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित जो था वो अकबर था। जौनपुर से तो जो था जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था ये जौनपुर। आगरा सिटी को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था और जामा मस्जिद बनाई में इल्तुतमिश बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3421 यानी कि 3421 इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ठीक, ये वाला। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश से संबंधित ही सारे क्वेश्चन इसमें। अब उत्तर प्रदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ? लखनऊ में, कानपुर, वाराणसी या गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फिलहाल बनाया गया, इसकी स्थापना हुई तो 1982 में और यह कानपुर में है। 1982 में स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? 898, 1000, 836, 1000, 912, 1000, 950। फिलहाल 912, 1000 है प्रति महिला और पुरुष का अनुपात इसमें। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता? अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, ठीक। अभ्रक पाया जाता आंध्र प्रदेश में, 80% अभ्रक वहीं से उत्पादन होता है। भारत में मेंथा तेल, मेंथा तेल किसे बोलते हैं? तो मेंथा तेल वो होता है पिपरमिंट का तेल, सुने हो, वही हो। तो कितना परसेंट योगदान है? 60%, 85, 75 या 90। तो मेंथा तेल संपूर्ण विश्व का 80% भारत में उत्पादन होता है, ठीक, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है, जिसकी प्रतिशतता बात करें तो 85% यूपी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर साई और कौशाम्बी यमुना नदी। फिलहाल कौशाम्बी यमुना नदी, लेकिन जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे, साई नदी के किनारे रायबरेली है, मेरा रायबरेली जहाँ पे हम निवास करते हैं, ठीक। रायबरेली में साई नदी और गंगा नदी दोनों बहती है। बिठूर कानपुर में, गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज, वाराणसी। फिलहाल ये मेरे रायबरेली फुर्सतगंज में बनाया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक।
2013 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। भारत में विमान उद्योग बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण शोध प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में विमानन मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में बनाया गया है। ठीक, अमेठी जिले में पड़ता है फुर्सतगंज। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश लोक नृत्य नहीं है? चरकुला तो है और कर्मा भी है, मुरिया दादरा। तो फिलहाल चरकुला दादरा कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, पर जबकि मुरिया लोक नृत्य जो है ये एमपी का है। ठीक, मुरिया। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश जैन एवं बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ? सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर। तो हिंदू और वो क्या बोलते हैं, बौद्ध और जैन का दोनों का जो है कौशाम्बी जैन तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थकर पद्मप्रभ का जन्मस्थान है। कौशाम्बी में अनेक विहार थे, उनमें सर्वप्रमुख घोषिताराम था। इसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान करना है तो शुरू करते हैं। माघ मेला कहाँ होता है? झूला मेला, पशु मेला और देवा मेला। तो बटेश्वर में तो पशु मेला लगता है, ये आगरा में। ठीक, देवा मेला जो लगता है बाराबंकी में लगता है। माघ मेला जो लगता है इलाहाबाद में लगता है और झूला मेला जो वृंदावन में लगता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, 3, 2, 1 43-21 इसका राइट आंसर है। 43-21 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ ये ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह या लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसकी हम बात करें तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो 1887 में हुई थी। ये वाला 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना में काम किया है और इसके उद्घाटन में महात्मा गांधी आए थे। अफ्रीका से लौटने के बाद सीधा यहीं गए थे। उसके बाद बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी। पूछा जाता है कभी मेल में कि सबसे पहले किसका हुआ है, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें जिसकी स्थापना जो हुई थी 1921 में हुई थी। तो राइट आंसर फिलहाल इसका बी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये वाला बी। अगला प्रश्न फिर है, सूची मिलाना करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चयन के उपनाम दिए गए हैं। तो आपको पता होगा धनपत राय जो था एक मुंशी प्रेमचंद का नाम था। ठीक, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, ये आ गए हैं। और आगे क्या है, रघुपत सहाय का जो नाम है फिराक गोरखपुरी है ये। और बैद्यनाथ मिस्त्री जो है नागार्जुन के नाम से फेमस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, 4 और 2, 1 34-21 इसका भी पहला नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितनी राशि का आवंटन हुआ? 1050 करोड़, 850 करोड़, 730 करोड़ या 650 करोड़। तो उत्तर प्रदेश 2023 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ का आवंटित हुआ है कन्या सुमंगला के लिए। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल इसका जो बजट बढ़ चुका है, अब हो गया है 25,000। ठीक, कन्या सुमंगला का बढ़ा दिया गया है 10,000। अगला प्रश्न हमारा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है? 6,000 करोड़, 5500 करोड़, 5,000 करोड़ या 4500। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 5500 करोड़ है अनुमानित, जो वर्ष 2022-23 के शुद्धि प्राप्ति के मूल अनुमान 6,000 करोड़ रुपए से 500 रुपये अधिक है। 500 रुपये नहीं, सॉरी, 500 करोड़ कम है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल इक्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? लखनऊ में, वाराणसी, गोरखपुर या नोएडा में। तो इसका जो आयोजन हुआ है फिलहाल ये हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक,
स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 95 की बात 96 वाला। जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि दी गई है? तो 100%, 60%, 75% या 50%। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये 60% दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित करना है लकड़ी के खिलौने और ये सब दिया है, तो आपको जो पता हो पहले उसको सुमेलित कर दिए। पीतल की मूर्तियाँ फिलहाल मथुरा में बनाई जाती है। ठीक, पीतल का सामान मुरादाबाद, लेकिन पीतल की मूर्ति के बारे में बात किया है। और खेल का सामान मेरठ में होता है। और लकड़ी के खिलौने जो हैं, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं। और इसका लकड़ी की नक्काशी का काम सहारनपुर में होता है। तो इसका होगा 2, 1, 4, 3, 21, 43 इसका राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 21, 43। ठीक, सहारनपुर पेपर मिल के लिए भी प्रसिद्ध है, कागज बनता है यहाँ पे। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करना है गौतम बुद्ध नगर, पड़रौना और ये सब दिया हो। तो देखो मैंने कल बताया था, पड़रौना जो है बिहार से आप क्रॉस करोगे तो सीधा पड़रौना पड़ेगा कुशीनगर में। तो ये हो गया। अगला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा है। ठीक, और ज्योतिबा फुले नगर जो होता है इसको बोलते हैं अमरोहा। और संत कबीर नगर खलीलाबाद। तो इसका जो सही जवाब है 2, 3, 4, 1 यानी कि 23, 41। 23, 41 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा है जीआई भौगोलिक संकेत उत्पादों के स्थान मिलान करना है। वॉल हैंगिंग मेरठ, हस्त निर्मित दरियाँ और कैंची ये सब दिया हुआ ना। तो कैंची तो फिलहाल मेरठ की है, और हस्त निर्मित जो दरी है, दरी भदोही में है। ठीक, और हस्त निर्मित नहीं, सॉरी एक मिनट, कालीन भदोही से है। ठीक, एक कैंची मेरठ है, हस्त निर्मित कालीन है भदोही, और दरिया जो है दरी फिलहाल बनता है मिर्ज़ापुर में। ठीक, और ये वॉल हैंगिंग जो है गाजीपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2, 34, 12, 34, 12, 3, 4 ये होगा इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? अहिच्छत्र, कौशाम्बी, काशी, श्रावस्ती। तो उत्तरी कौशल की राजधानी फिलहाल श्रावस्ती थी। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल सीमा के सीमावर्ती जिले बहराइच से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, महाकाव्य में पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी बताया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फिलहाल श्रावस्ती होगा। 16 महाजनपद की बात पुराणों में हुई है, जिसमें से 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, और 3 शायद 3 या 4 वहाँ पे हैं बिहार में। तो ये थे आज के हमारे कुछ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष योगदान करेंगे। तब फिर आप पढ़ते रहिए, और अगली क्लास हमारी कल सुबह फिर होगी करंट अफेयर के साथ, और फिर जीएस की यही होगी। सभी जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ते हैं कृपया उसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, क्योंकि मेरी क्लास भेजने के बाद लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि मेरी ये दिक्कत है आपकी क्लास से, तो शायद हम उसका निराकरण करें। तब तक के लिए बाय, फिर थैंक्स देखने के लिए।